मित्रों नमस्कार। आज दिनांक 28 दिसंबर 2020। मित्रों, अंततः लंबे इंतज़ार के बाद मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आज आ गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा आज जारी कर दिया गया है। आइए इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। क्या क्या इनकी योग्यताएं और उससे जुड़ी क्या क्या आप लोगों से जो रिकमेंडेशन है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मित्रों हम देख लें यहाँ पर कि जो फॉर्म निकला हुआ है एमपीपीएससी राज्य आयोग का, इसकी जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह है मित्रों 10 फरवरी 2020। इस बात का ध्यान दें, 10 फरवरी 2020 इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। और जो आप आवेदन करेंगे मित्रों, आवेदन करने की जो तिथि है वह है 11 जनवरी। 11 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक ये आवेदन आप भर सकते हैं। तो मित्रों 11 जनवरी से आप आवेदन कर सकते हैं और इसके पश्चात अगर आवेदन भरते समय आपसे त्रुटिवश कोई आपकी त्रुटि हो जाती है आवेदन में किसी भी प्रकार की, तो इस बात का ध्यान रखें। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक, 15 से 12 फरवरी के बीच में आप अपने आवेदन की जो त्रुटि सुधार है उसको करवा सकते हैं। इसके लिए मित्रों आपको 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। जहाँ पर भी आप आवेदन करेंगे, आप अपने आवेदन पत्र का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर जा कर के आप 15 जनवरी से अपना जो भी त्रुटि सुधार है उसको करवा सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क आपसे 50 रुपये लिया जाएगा मित्रों। ये आवेदन मित्रों आप स्वयं भी भर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर की व्यवस्था है तो आप स्वयं सावधानीपूर्वक इसको आप अपने घर पर भी भर सकते हैं। और जो यहाँ पर फीस ली जाएगी उसे आप अपने नेट बैंकिंग द्वारा डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप शुल्क का भुगतान स्वयं कर सकते हैं। मित्रों, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वह 11/4/2021 अर्थात 11 अप्रैल को दो सत्रों में ली जाएगी मित्रों। ये परीक्षा, ये स्पष्ट उल्लेखित किया गया है पीडीएफ में कि 11 अप्रैल को दो सत्रों में जो भी जिला मुख्यालय हैं मध्य प्रदेश के, सभी जिला मुख्यालयों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ मित्रों मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के साथ साथ आप राज्य वन सेवा की भी परीक्षा दे सकते हैं अगर आप उनकी योग्यता रखते हैं तो। इनकी योग्यता के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो भी अभ्यर्थी साइंस साइड से हैं, जो सांख्यिकी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप से हैं या समकक्ष अन्य कोई डिग्री धारण करते हैं, वे मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। इसी फॉर्म के साथ ही उनको उसका भी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और दोनों परीक्षाएं मित्रों एक साथ ही होंगी। प्रारंभिक पेपर जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का, ये इसके साथ ही आपको राज्य वन सेवा की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके लिए आपका अतिरिक्त प्रश्न पत्र होगा। अब मित्रों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राज्य जो लोक सेवा आयोग है इसके लिए योग्यता क्या है। योग्यता मित्रों यहाँ पर ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक उत्तीर्ण कोई भी अभ्यर्थी इसको भर सकता है। जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वो इस परीक्षा को नहीं भर सकते हैं मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। जिनके पास डिग्री आ चुकी है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट मतलब जो भी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, तो अंतिम तिथि है चूँकि 10 फरवरी मित्रों, तो 10 फरवरी तक आपके पास डिग्री आ जाना चाहिए। और 10 फरवरी के बाद अगर आपके पास डिग्री आती है और आप फॉर्म पहले सबमिट कर देते हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि 10 फरवरी के पहले पहले अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्नातक हो जाते हैं, तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है जो सभी के लिए है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी रोजगार कार्यालय में आपका जीवित रजिस्ट्रेशन पंजीयन होना अनिवार्य है, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के बाहर के हों। मित्रों, जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसके लिए जो मध्य प्रदेश का जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, उसकी वेबसाइट है, उस पर जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत ही आसान है। इसलिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश की जो एमपी ऑनलाइन की साइट है उस पर जाएं, और जो रोज़गार का जो लीगल वेबसाइट है उस पर जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मित्रों, कि हमें किन किन पोस्टों की विज्ञप्ति मिली है राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से, कितने पद हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो पद दिख रहे हैं इनके पदों में वृद्धि हमेशा होती आई है, तो इस बात का ध्यान रखें। विज्ञापन के साथ मित्रों कुल 235 पद निकाले गए हैं, लेकिन इन पदों में वृद्धि होगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें। आगे भी पद वृद्धि होगी, और समय समय पर जो भी लोकल न्यूज़ पेपर हैं उस पर भी इन बढ़ी हुई पोस्टों की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन विभागों की पद दिए गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा एसडीएम के लिए, गृह पुलिस विभाग डीएसपी जो पद होते हैं उनके लिए भी पद दिए गए हैं। टोटल 27 पद एसडीएम पोस्ट के लिए हैं, जिसे हम उप जिलाध्यक्ष बोलते हैं, और डीएसपी पोस्ट के लिए 13 दिया गया है। जिला सेनानी होमगार्ड जिसे एक पोस्ट निकाली है इनके लिए। जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक जनसंपर्क का एक पोस्ट निकाला है। स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक 40 पोस्टें हैं। सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त सहकारिता के 6 पोस्ट निकाले गए हैं पंजीयक के। जेल विभाग में अधीक्षक जेल, जिला जेल, इनकी 3 पोस्टें हैं। इसी प्रकार राजस्व विभाग में मित्रों नायब तहसीलदार की कुल 38 पोस्टें हैं। सहकारिता विभाग की 18 पोस्टें हैं। वित्त विभाग मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, इसकी टोटल 88 पोस्टें हैं। इस प्रकार से मित्रों कुल टोटल रिक्तियां जो हैं वे 235 हैं। एक बात यहाँ पर मित्रों, वे अभ्यर्थी ध्यान दें जो EWS कैटेगरी के अधीन आते हैं। चूँकि EWS जो सर्टिफिकेट है वो ईयरली बनता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी अभ्यर्थी EWS कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सत्र 2020 अर्थात 19-20 नहीं 20-21 का उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और अगर आपने अभी तक EWS सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो बनवा लें उसको। और जो अंतिम तिथि है मित्रों 10 फरवरी, उसके पूर्व का आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद अगर बनवाते हैं आप तो वो अमान्य हो जाएगा। इसलिए EWS कैटेगरी के अधीन जो भी लोग लाभ लेना चाह रहे हैं वह अंतिम तिथि के पूर्व का उनका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। राज्य सेवा परीक्षा जो है मित्रों उसके 3 चरण होंगे। सबसे पहला आपका मुख्य परीक्षा हेतु चयन होगा, उसके लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी, फिर उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा जो कि लिखित विवरणात्मक होगी, और उसके बाद आपका तीसरा चरण जो रहेगा वो आपका साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण रहेगा। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा मित्रों टोटल 45 शहरों में होगी, और जो भी जिला मुख्यालय हैं, बड़े ज़िले हैं, टोटल 45, उन ज़िलों पर ये प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। मित्रों यहाँ पर जो आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर भरेंगे उसके लिए जो सिर्फ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध है कि जो पहला आपको सेंटर प्रदान किया जाएगा, तो सबसे पहला जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस के आधार पर आपको सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन द्वितीय आवंटन जो होगा आपका संभाग मुख्यालय, जो आपका संभाग मुख्यालय है उसके आधार पर आपको आपका सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा का। तृतीय आवंटन जो आपका स्थायी पता है, डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा, उसके आधार पर आपको आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। और जो चतुर्थ आवंटन है स्थायी पते का जो संभाग है उसके मुख्यालय में आपको आपका सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी रखी गई है। चूँकि आप पहली ही कैटेगरी में आ जाएंगे लगभग 99%, लेकिन इनकेस अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो और ये सुविधा सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, और ये ऑटोमेटिक आपके एड्रेस के अनुसार ही आपको आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिया जाएगा।
मित्रों मैं बता दूं कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी हैं, अगर वे मध्य प्रदेश के अंदर जो भी सेंटर लेते हैं, उसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इन 4 जिलों में से किन्हीं 2 जिलों का चयन करना पड़ेगा। ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स में से आपको 2 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी हैं। यहाँ मित्रों स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से आहर हो जाएंगे, किंतु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। तो वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक, याद ध्यान रखें मित्रों, जो पीएससी की मेन परीक्षा होगी, प्रारंभिक नहीं, मेंस परीक्षा जो होगी, उसकी अंतिम तारीख तक स्नातक होना उनके लिए अनिवार्य होगा और तब तक उत्तीर्ण होना उनके लिए जरूरी होगा। प्रारंभिक परीक्षा की लास्ट डेट नहीं, बल्कि जो मेंस एग्ज़ाम होगा, उस मेंस एग्ज़ाम की जो तिथि है, तब तक आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना अनिवार्य रहेगा। वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब यहाँ मित्रों हम एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो गैर वर्दीधारी पद हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष, मतलब 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। ये जो आयु की गणना है ये अनारक्षित अर्थात जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लेकिन 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। इस बात का आप ध्यान रखें। आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2021 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। यहाँ मित्रों जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए कुछ आपको फिजिकल फिटनेस भी दिखाना पड़ेगा, आपका फिजिकल फिटनेस भी देखा जाएगा। जो गृह विभाग जैसे डीएसपी, वाणिज्य कर आबकारी विभाग, जेल विभाग और परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु पुरुषों के लिए हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और इनके लिए चेस्ट का भी नाप ली जाएगी पुरुष के लिए। तो बगैर फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी के लिए सिर्फ हाइट रखी गई है, 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना अनिवार्य है वर्दीधारी पदों के लिए। अब यहाँ पर मित्रों आयु में छूट देख लेते हैं कि किन किन को कितनी छूट प्रदान की गई है। यहाँ पर SC ST अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय जो कर्मचारी हैं, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन और महिलाएं, अनारक्षित हों या आरक्षित कोटे की, इन सभी के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट इनको मित्रों प्रदान की गई है और अधिकतम आयु की जो छूट प्रदान की गई है वो है 45 वर्ष। 45 वर्ष से अधिक किसी भी हालत में आपको आयु की छूट नहीं प्रदान की जाएगी। न्यूनतम 40 वर्ष है और इन सभी कैटेगरी को जिनको मैंने बताया इनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो महिला अभ्यर्थी 45 साल तक की एज की महिला अभ्यर्थी MPPSC का फॉर्म भर सकती हैं और फॉरेस्ट का भी फॉर्म भर सकती हैं, राज्य वन सेवा का भी। वहीं जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए मित्रों 33 साल थी तो उनको भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। जो भी नगर सैनिक हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। जो शासकीय कर्मचारी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के जो भी हैं अभ्यर्थी, उन सभी के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी अर्थात उन्हें 38 साल तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर मित्रों सबसे महत्वपूर्ण निर्देश, आपको जो फॉर्म सबमिट करना है उसके लिए हम देखते हैं। आप इसके लिए mponline.gov.in के आधार पर या mppsc.com या mppsc.nic.in पर इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है इस पर उपलब्ध है, जिसे आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। आप इसे स्वयं अपने घर या इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के
इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत जो कियोस्क हैं उनके माध्यम से भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, आपका जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होगा वो 25 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और इसको आप स्कैन करें और इसको ही अपलोड करना है। 200 केबी से अधिक का आपका फ़ोटो का साइज नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखें मित्रों, आपका जो फ़ोटो होगा वो रंगीन होगा और बैकग्राउंड उसका हल्का वाइट होगा या क्रीमिस्ट भी चलेगा, लेकिन सफ़ेद कलर का उसका बैकग्राउंड होना अनिवार्य है। मित्रों, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर वे आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। परीक्षा में बैठने की अनुमति उन्हें लेना अनिवार्य है। जब भी आपका सिलेक्शन होगा वो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको आपके विभाग के द्वारा जो दिया जाएगा उसे वहाँ पर आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा जब भी आपका सिलेक्शन होता है। इसलिए जो भी विभागीय कर्मचारी हैं वे अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दें। अंतिम तिथि के पहले पहले वे अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लें अपने विभाग से। मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपको प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरने के समय किसी भी आपका शैक्षणिक योग्यता की जो अंक सूची है उसकी स्कैन कॉपी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप आयु में छूट आदि इत्यादि ले रहे हैं उसकी आपको स्कैन कॉपी लगाना अनिवार्य है। उसका नंबर भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपको नंबर जो सीरियल क्रमांक है उसको और उसकी स्कैन कॉपी लगाना आपके लिए अनिवार्य है। अब यहाँ पर मित्रों हम देख लेते हैं कि परीक्षा का शुल्क हमें कितना पेड करना है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अधीन आते हैं, उन्हें 250 रुपये का शुल्क लगेगा। और जो सामान्य कैटेगरी के एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी के मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों या ओबीसी के, अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर से आवेदन कर रहे हैं, वहाँ के निवासी हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही मित्रों 40 रुपये का आपको पोर्टल शुल्क भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, 40 रुपये आपको चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं पोर्टल शुल्क लगेगा, और 250 रुपये जो मध्य प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन हैं उनके लिए, और जनरल कैटेगरी मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप एससी एसटी या ओबीसी या किसी भी कैटेगरी के हैं, मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, तो आपको 500 रुपये का शुल्क का भुगतान और 40 रुपये पोर्टल शुल्क आपको अतिरिक्त दे करना पड़ेगा। तो ये रही मित्रों मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, आज दिनांक 28 दिसंबर इसकी पीडीएफ आ चुकी है मित्रों। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करना भी चाहिए आपको, और इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। मुख्यतः जो भी मेन चीज़ें थी मैंने इसका उल्लेख कर दिया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप mpscnic.in की साइट पर जा करके मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सेवा परीक्षा के आधार पर आप इसे डाउनलोड करके